हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी यूनिट 3 में लिया हुआ है पेपर फर्स्ट में। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट है। ये ऑल वनडे एग्ज़ाम मतलब पीएससी के जितने वनडे एग्ज़ाम है उसका सेम सिलेबस है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण आयोग जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण आयोग। ठीक है, अब ये क्या है? पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ना, ऑल एग्ज़ाम के लिए, और यूनिट 3 में है और पार्ट फर्स्ट में है इसके। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्या लिखा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989। इसके साथ ही मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के भी भेज दूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस प्रकार से इन एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, डीपली आ रहा है क्या, या फिर नॉर्मल वो वन लाइनर टाइप का पूछ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है, देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब ST/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें क्या है, संख्या क्या है ये कभी नहीं पूछते है ना, इसको इग्नोर करना पहली बात। और सबसे इम्पोर्टेंट, लागू कब हुआ था ये वाला एक्ट? तो 11 सितंबर 1989। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले हमें इसको लिखना है। ठीक है, अब इसमें जो एम है, इसका उद्देश्य ये क्या है? ST/SC आयोग के सदस्यों पर अत्याचार पर अपराध करने का निवारण करने के लिए, है ना। और इसमें क्या है, और अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ये जो एक्ट है वो बनाया गया है। मतलब ST/SC लोगों के साथ जो अपराध होते हैं, ठीक है, जो मतलब बड़ी कास्ट वाले उनके खिलाफ जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय में जो उन्हें अधिकार प्राप्त है उनके बारे में इसमें डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेंगे अध्याय फर्स्ट में इसके बारे में क्या बात करनी है। देखो, जो एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है वो यहीं से पढ़ना है। ठीक है, ये जो धारा लिखी हुई है ना, इन्हीं को रटना है। इसके अलावा हमें डीपली नहीं पूछेंगे, हमें इन्हीं को रटना है। और जो हम बीच बीच में पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक्ट बताते जाऊंगी कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, पहला तो देखो सब में सेम रहता है कि संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार, और ये प्रारंभ कब किया गया था, ये धारा 1 में है। हमेशा याद रखना, हर धारा, हर एक्ट की धारा में पहले यही है कि उसका संक्षिप्त नाम, फिर उसका विस्तार, फिर वो प्रारंभ कब की गई थी। ठीक है, इसके बाद परिभाषाएं हैं। फिर धारा 3 में देखेंगे, यही पूछते हैं कि किस धारा में क्या है ना। तो जो धारा 3 है उसमें है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। ओके, ये धारा 3 में है। आपको याद रखना है कि वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि ST/SC जो अत्याचार निवारण आयोग है उसमें किस धारा के तहत अत्याचारों के अपराध के लिए दंड की मतलब जो है सुविधा दी गई है। ठीक है, तो धारा 3 के तहत। अब धारा 4 में क्या लिखा है? कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड है। ठीक है, 5 में क्या है? पश्चात बढ़ती दोष सिद्धि के लिए वर्जित दंड। ठीक है, वर्धित दंड। फिर 6 में क्या है? भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों पर लागू होना। देखो, एक तो इतनी सारी धारा है, आपको याद नहीं होंगी अचानक से, लेकिन यदि आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहेगा कि ऐसा कुछ पूछा है। देखो, ये 6। अब हम ये 6वें में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना, कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में ये चीज़ लागू होंगी। फिर 7 में देखेंगे हम कि कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का सम अपहरण। ठीक है, फिर 8 में देखेंगे अपराधों के बारे में उपधारणा क्या क्या है। 9वां देखेंगे हम शक्तियों को प्रदान किया जाना, है ना। फिर अध्याय 3 आ गया। यहाँ से ये अध्याय नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं कि कितने अध्याय होते हैं, उसमें धारा कितनी होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे धारा 10 के बारे में क्या लिखा है। ये धारा 10 में क्या है? ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। मान लो मैं हूँ और किसी ST/SC पर अत्याचार कर रही हूँ तो मुझे हटाना, किसी पोस्ट से हटाना। ठीक है,
अब धारा 11 के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहाँ से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दिशा में प्रक्रिया की जाए। ठीक है। अब धारा 12 के तहत हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है माफ और फोटो आदि उनकी लेना। ठीक है। फिर 13 में भी धारा 10 के अधीन ही लिखा है, एक बार और देख लो। धारा 10 क्या है, ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो 12 में उन्हीं की माफ और फोटो आदि लेना, 10 में अनुपालन की शक्ति। ठीक है। अब अध्याय ये जो 4 है छोटा सा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आया था, और वो भी धारा 14 से। उसमें लिखा था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो एक्ट है उसमें विशेष न्यायालय की जो है विशेष न्यायालय किस धारा के तहत दिया गया है, तो ये 14 के तहत दिया गया है। ठीक है। अनन्य विशेष न्यायालय और न्यायालय। ठीक है। इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। फिर अब हम क्या देखने वाले हैं, हाँ इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, देखो 14 जो धारा 14 के है उसमें लिखा है अपीलें। देखो ये बहुत अच्छे से याद रखना, विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक ये धारा 15 में है, और यहाँ पे 14 में क्या है, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। न्यायालय के बारे में 14 बात करती है धारा, और जब हम विशेष 15 में देखते हैं तो विशेष लोक अभियोजक है। ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन जो है MPPSC मैं आपको बता देती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024-25 का सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका प्रूफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही अटेंड किया है, इसको मैंने राइड भी किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से पढ़ो इन धाराओं को। अंदर से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता भाई, इन्हीं से आता है। इतनी धाराएं तो पहले याद कर लो, तब तो जाके अंदर से पूछेंगे ना लोग। ठीक है। फिर इनके अलावा 4 एक्ट के अलावा और राज्य के अदर एक्ट भी हैं, तो उनको भी देखना है, इसीलिए वो ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं आपसे। ठीक है। 50 क्वेश्चन बस रहते हैं मुश्किल से। अब देखो धारा 15 का और अध्याय हो जाता है 4 का। ठीक है। 15 का में क्या लिखा है, पीड़ित और साक्षी के अधिकार, उसके क्या क्या अधिकार हैं इसके बारे में बताएंगे। फिर अध्याय 5 में क्या लिखा है, धारा 16 राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किसकी शक्ति है, राज्य सरकार की। ठीक है। धारा 17 में क्या लिखा है, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई क्या क्या है। फिर 18 में क्या लिखा है, अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा कौन सी 438 का लागू ना होना लिखा है। क्या लिखा है, ना होना। ठीक है। फिर 18 में क्या लिखा है, किसी जांच का अनुमोदन आवश्यक ना होना, ये 18 का है। ठीक है। ओके। इसके बाद इसमें कुल 23 धाराएं हैं, ये चीज़ याद रखना है। कब हुआ था, 11 सितंबर में हुआ था, है ना, 1989 में। देन फिर क्या है, इसमें धाराएं कितनी हैं, इसमें 23 धाराएं हैं। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, इस तरीके से ही याद करना है। धारा 19 में देखो, एक अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों की संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू ना होना, इसमें भी ना होना लिखा है। फिर धारा 20 में देखो, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोपित होना। 21 में क्या है, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार के क्या क्या वो जो है कर्तव्य है। ठीक है। 22 में क्या है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और फिर लास्ट में क्या है, नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति के लास्ट में ही रहता है, ये ऐसा कुछ याद रख लो। ठीक है। इन धारा को ही रटना है। ये इतने बड़े बड़े चैप्टर तुम देखोगे क्या, ये देखने का आपके पास समय ही नहीं रहेगा। आपको सिर्फ वो 23 धाराएं बहुत अच्छे से देखनी है ना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देती हूँ कि किसके तहत उनके लिए क्या अधिकार है। देखो पहले में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये धारा हमने 1 पढ़ी थी। अब इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ST SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, पूर्ण भारत में है। इसकी तारीख कब होगी, 11 सितंबर 1989, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी होता है वही उसकी डेट कहलाती है। ठीक है। फिर इसमें परिभाषाएं लिखी हैं
कि अत्याचार क्या कहलाता है, फिर संहिता क्या कहलाती है, आश्रित क्या कहलाता है। देखो, अत्याचार मतलब धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध से अभिप्रेत, संहिता से दंड, अब ये लिखा है 1973 से अभिप्रेत। आश्रित क्या है, आश्रित से पीड़ित एक ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन अभिप्रेत है जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है। ठीक है, इस तरीके से उसकी डेफिनेशन दी हुई है। हमें ये देखना है ये वन अधिकार वाला, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। हमने जो थर्ड पेपर, याद करो ये शायद मे भी अपन ने थर्ड पेपर अभी सीक्वेंस ऑफ सीरीज चला रहे हैं, जो हमने उसके एमसीक्यू लगाए हैं थर्ड पेपर के। ठीक है, थर्ड नंबर का जो वीडियो हम लेके आए हैं उसमें ये वन अधिकार अधिनियम लिखा हुआ है 2006 के तहत। आप एक बार फिर से उसको देखो, ये 2006 यहीं से है। हमें ये एक्ट वैक्ट वगैरह ये थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ये देखो, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्हें वन अधिकार दिया गया है, ठीक है, ST SC को, तो वो कौन से अधिनियम के तहत दिया गया है। इसका अर्थ होगा कि जो SC और ST अन्य परंपरागत वन निवासी जो हैं, वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम किस में है मान्यता, 2006 के एक्ट के तहत है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी कि हमने ये चीज़ पढ़ी है, वन अधिकार हैं उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, और अधिनियम कौन सा है, 2006 का, बहुत अच्छे से याद रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2006। ठीक है, अब ये देखो, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी जो हैं उनका अर्थ क्या होता है, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास, अधिनियम कौन सा, 2013 का। ये 2 जो इम्पोर्टेंट थे इस थ्योरी में, मैं आपको बस ये 2 पढ़ाने के लिए पूरा डिटेल पढ़ा रही थी। ठीक है, फिर लोक सेवक क्या होता है ये सब लिखा हुआ है। विशेष न्यायालय का बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। विशेष न्यायालय धारा 14 के तहत लिया गया है, और विशेष लोक अभियोजक जो है 15 के तहत इसमें लिखा गया है। ठीक है, पीड़ित क्या कहलाता है, साक्षी क्या कहलाता है, अनुसूची, सामाजिक बहिष्कार क्या कहलाता है, वो आपको पता है। देखो, इससे क्या रिलेटेड है, जो रूढ़िवाद सेवा अन्य व्यक्तियों को देने या उससे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात से इनकार करना, या फिर ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रवृत्त रहना जो कोई अन्य व्यक्ति से बनाए रखता है। कुल मिला के उनके साथ अभी भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं ST SC के साथ। देखो, हम एजुकेशन बढ़ाएं तभी जाके जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगी। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग होंगे कुछ ना कुछ, तो वो अभी स्टिल ये चीज़ें मानते हैं कि नहीं हमारे में बहुत भेद है ये वो, लेकिन अब ज़्यादा नहीं रह चुका है ये सब। बट अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। हमारा भारत इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उनके साथ अत्याचार जरूर हो रहा है। अभी देखो, जैसे हमने उड़ीसा पढ़ा था, है ना, मतलब उड़ीसा नहीं पढ़ा था, उड़ीसा अभी शायद करंट अफेयर में आया हुआ था। उनके साथ क्या करा गया, ST SC को अजीब तरीके से ट्रीट किया गया है। उसको कुछ काम करवाया गया था, उसने मना कर दिया था, उसी के बेस पर उसको जला दिया, मार दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट अभी भी करती हैं। ठीक है, प्रशासन वहाँ पे भी कार्य कर रहा है। ये चीज़ें तो उसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ये अत्याचार के अपराध कौन कौन सी धारा में, 3 धारा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, इसमें क्या क्या दंड है, जब कोई SC या ST के सदस्य नहीं होते हुए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई आघात या घृणाजनक पदार्थ रखता है। देखो देखो, ये सब चीज़ें लिखी कैसे हैं, लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा ना, इनके साथ हुई होंगी ये चीज़ें, तभी उसमें लिखा है भाई। मतलब आप सोच के देखो उनके साथ कितना बुरा हुआ है ये सब चीज़ें। मुख में कोई अज्ञात या घृणाजनक पदार्थ रखता है, ऐसे सदस्य ऐसे अज्ञात या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, उनके लिए अत्याचार। ठीक है, उनके लिए दंड की प्रावधान है। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी सदस्य में दखलकृत परिसरों में या परिसरों में प्रवेश द्वार पर मल या पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। देखो, ये सब चीज़ें हुई हैं उनके साथ, तब जाके ये चीज़ें लिखी हैं। हवाबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कोई। ठीक है, देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें जो ST SC के सदस्य हैं, इनको क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र या कूड़ा कचरा सब या फिर कुछ भी ऐसा इकट्ठा करना। देखो, मैं जो भी मेरे वीडियो पे SC ST हैं जिन्होंने कभी ये वाले एक्ट नहीं पढ़े हैं, कृपया सतर्क रहें। आप देखो, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, इनका
पूर्ण रूप से उपयोग करें, मैं तो कहती हूँ, ठीक है। अत्याचार अत्याचार है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, ठीक है। एसटी और एससी के किसी भी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न और अंधा अर्धनग्न करके घुमाएगा। ये तो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोचो किसी के साथ रियलिटी में ये चीज़ें हो रही होंगी या हुई होंगी, है ना। एसटी एससी के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना, ऐसा कोई अन्य कार्य जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, धारा 3 के बारे में, ठीक है। अत्याचार के अपराधों के लिए जो दंड है ना। तो ये धारा 3 के तहत इतने सारे अत्याचार उन लोगों पे किए हुए हैं कहीं ना कहीं। अब किसी सदस्य में स्वामित्वाधीन या फिर किसी की कब्जे या उसको आवंटन या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित किए जाने की जो भूमि को सदोष अभियोग में लेना या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित कराएगा। देखो अभी भी ओबीसी या जनरल वाले लोग क्या करते हैं, जो एसटी एससी की ज़मीन रहती है ना, उनके नाम पे उठा लेते हैं ज़मीन है कि देखो हमने नाम पे तो इन्हीं की उठाई, लेकिन उपभोग कौन करते हैं, बड़े लोग, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके साथ अभी भी हो रही हैं। इसीलिए तो उन्होंने पेसा एक्ट बनाया, है ना। पेसा एक्ट बनाया और उनकी हमारे यहाँ मंडला डिंडोरी में उनकी खुद की बेगा चक है। बेगा चक मतलब उनके खुद के गांव है, वहाँ पे सिर्फ उन्हीं की भूमि होगी वो, ठीक है, कोई नहीं ले सकता। और देखो एसटी एससी के सदस्य को उनकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन्य अधिकारों सहित, वन्य अधिकार कौन से थे, 2006 के, है ना, उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल नष्ट करेगा। भाई देखो लोगों की फसल भी नष्ट होती थी। आप रिलेट करके देखो कि जो किसान है वो कम से कम 6-6 महीने लगा रहता है किसी फसल के लिए, 3-3 महीने लगा रहता है, और लास्ट एंडिंग में कोई उसको बर्बाद कर दे तो यू कैन फील ना, है ना, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद है। ये हम इस तरीके से रिलेट कर दो, मान लो हम 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं, हमने MCQ लगाए, है ना, हमने बुक्स ली, हमने लेक्चर देखे, इसके बाद रिजल्ट यदि नेगेटिव आ जाए तो हमें कैसा फील होता है, उस कंडीशन में वी कैन फील, ओके। तो ये चीज़ें उन्हीं के बराबर हैं, ये समझ रहे हो। उनके लिए तो वही लास्ट है, हमारे लिए तो ऑप्शन रहते थे। देखो स्पष्टीकरण खंड 4, इस खंड में प्रयोजन के लिए संदोष जो लिखा है उसके बारे में लिखा। संदोष दैट मीन्स व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, है ना, व्यक्ति की सहमति के बिना, व्यक्ति की सहमति से या ऐसी सहमति उस व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को मतलब हितबंध है या मृत्यु या उपहित का भय दिखाकर जबरदस्ती समझ लो, है ना, ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना, ओके। अब देखो और क्या क्या चीज़ें थी इनके साथ अपराधों की, मैं सिर्फ लिस्ट बता रही हूँ, ये तो देखो भरमार है इसकी, आप समझ सकते हो, आपके आसपास ये चीज़ें हुई होंगी, है ना। इनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो धाराएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो 4th में हम देख लेते क्या लिखा है, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड है। कोई भी लोक सेवक जो एसटी और एससी का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करना, वह कारावास से उसकी अवधि कितनी की होगी, ये इम्पोर्टेंट है ना। देखो जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा। किसी लोक सेवक को कितनी दंडनीय होगी, 6 माह, ठीक है। अवधारणा में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और लिखित करना, है ना। इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम इत्तलिखिता रिपोर्ट जो है रजिस्टर्ड करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन रजिस्टर करना, ओके। पीड़ितों या साक्ष्यों के कथन को अभिलिखित करना, देखो अन्वेषण करना, और विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में कितने दिन तक, 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना, ओके। इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको जो सज़ा मिलेगी 6 माह तक, और आप कितने में आरोप पत्र फाइल करेंगे, 60 दिन के अंदर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था।
पश्चादवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। ये धारा 5 की कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्धि हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वो एक कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो अपराध के लिए उपबंधित दंड हो सकेगा दंडनीय होगा। 1 वर्ष तो देंगे ही वो। हाँ देखो, विशेष न्यायालय और उप विशेष न्यायालय को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अरे यहाँ से बीच में आ गया। देखो, ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके लिए अपराध की संभावना है, ये धारा 10 में लिखा है, इसको भी याद कर लेना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। बाकी तो आप इसे PDF से पढ़ लेना, मैंने आपको जितना बताना था वो मैंने आपको बता दिया है ना। ये मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए खुद ही PDF पढ़ी थी, और आपको मैं जितना बता रही हूँ आपको ये धाराएं पढ़नी है, सिर्फ धाराएं याद रखना है। इसका डिटेलिंग पढ़ने जाएंगे तो आप दूसरा एक्ट जब पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए आप धारा रटिए, और फिर वो जो हमने पढ़े हैं कि किस किस एक्ट के तहत इनको अपराध दिए जा रहे हैं। वन अधिकार किस में है, 2013 में। हाँ, गंदा मैला जो उठाना 2013 में, और वन अधिकार 2006 में। ये सब आपको पढ़ना है। इसमें कितनी धारा हैं, 23 धारा हैं, ठीक है। कौन कौन सी धारा में क्या चीज़ के प्रावधान है ये देखो, और ये लागू कब हुआ था, 11 सितंबर 1989 में, ये देखो, ठीक है। इसमें अध्याय कितने हैं, 5। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखो, मैं फालतू में आपको टाइम पास नहीं करा सकती, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमने वो पढ़ी है ना। इसके बाद हमें दूसरे आयोग भी तो पढ़ना है। इसके अलावा जो देखो, ये राज्य का जो शायद उसमें निर्वाचन आयोग भी है, मैं देख के बताऊँ एक बार, अभी देख के बताती हूँ। उसमें निर्वाचन आयोग भी होगा, है ना। और MP के ST SC और OBC एक्ट भी होंगे, और फिर नहीं, मध्य प्रदेश आयोग वाला नहीं है, 2-3 और, हाँ, महिला आयोग वाला है मध्य प्रदेश का, और सूचना आयोग भी है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये जो है आयोग हम उससे कर लेंगे, क्या बोलते हैं, परीक्षा धाम की जो आयोग वाली बुक आती है ना, उससे कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर रखी हैं, है ना। उसमें क्या है, हमें बस संरचना देखनी रहती है कि कितनी है, और संरचना के साथ साथ इसमें अधिकार किसको दिए गए हैं, इसकी डेट क्या है, स्थापना वर्ष क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना है, इस प्रकार से हमें देखना रहता है दूसरे आयोगों में, ठीक है। तो ये आयोग हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको अंदर से लग रहा होगा नहीं इनने तो कुछ भी बता दिया, हमें तो डीपली ही पढ़ना है, तो मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखूँगी, आप वहाँ से अपनी खुद के हिसाब से डिटेल देख लेना। बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 23 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। ठीक है, मैं ये जो PDF है मैं अपने उसमें दे दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।